आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकर्शन, जो कि एक फंक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक हम फंक्शंस के बिना जो बनाते आए हैं उसमें हम आइटरेटिव वे से बनाते आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिकर्शन क्या होती है। तो रिकर्शन क्या होती है? जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, ठीक है, रिपीटेडली, बट हर बारी जब वो कॉल करता है सेम फंक्शन को, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट्स वेरी करते हैं, यानी कि चेंज कर दिए जाते हैं, ये रिड्यूस्ड या ऐड कर दिए जाते हैं, मतलब ऐड का मतलब इंक्रीज कर दिए जाते हैं। और ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता है रिपीटेडली, ठीक है। तो उस केस में अब उसको रोकने के लिए कोई कंडीशन चाहिए कि कब जाके वो रुकेगा, तो वो होती है स्पेसिफाइड कंडीशन। जब तक मीट ना हो जाए तो वो फंक्शन चलता रहे। और अगर वो मीट जो आपने कंडीशन इफ के थ्रू, आपने कंडीशन तो आप इफ के थ्रू नॉर्मली लिखेंगे, तो उस केस में आप इस फंक्शन को, अब रिकर्सिव फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है रिपीटेडली विद रिड्यूस नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ईच टाइम, या रिड्यूस का मतलब चेंज भी कर सकते हैं, हम कैसे भी बात करें, until a specified condition is met। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिकर्सिव, क्योंकि वो अपने आप को दोबारा दोबारा कॉल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि रिकर्शन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एक फंक्शन में। मतलब एक फंक्शन को अगर हमने नॉर्मली, अगर हम आइटरेटिव वे से दे रहे हैं, अगर हमने रिकर्सिव वे में लिखना है, तो उस केस में क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि एक फंक्शन रिकर्सिव बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले होती है उसमें रिकर्सिव फंक्शन होना चाहिए, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे विद चेंज नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है टर्मिनेशन कंडीशन, यानी कि अगर हम उसको बैड इनपुट दें तो उस केस में वो रिकर्सिव फंक्शन को रोके चलने से। तो ये होती है टर्मिनेशन कंडीशन या टर्मिनेटिंग कंडीशन, जो कि प्रिवेंट करती है रिकर्सिव फंक्शन को रन करने से अगर बैड इनपुट आती है। तीसरा होता है बेस केस। वैसे नॉर्मली टर्मिनेशन कंडीशन कई लोग नहीं बताते, बट ये भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये बैड इनपुट होगी तो वो कोड नहीं चलना चाहिए, मतलब रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए। उसके बाद होती है बेस कंडीशन। ये कंडीशन क्या करती है, क्योंकि हमने कहा है कि एक फंक्शन रिड्यूस नंबर ऑफ आर्गुमेंट से कॉल होगा, और जब तक कंडीशन मैच नहीं होती तो उसको रोकना भी तो है ना, वो अपने आप कॉल होता रहेगा होता रहेगा। तो उसलिए जो फंक्शन को फॉर एवर रनिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जो स्टॉप करेगी एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, और उसको हम कहते हैं बेस कंडीशन। अब इस कंडीशन को नॉर्मली हम इफ के साथ ही लिखते हैं, क्योंकि कंडीशन है ना, तो यहाँ पे हमें इफ के साथ लिखना पड़ता है। अब हमें मालूम है कि फैक्टोरियल, अब हम इसको एक ट्राई करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, जो कि एक कॉमन प्रोग्राम हम पहले भी बना चुके हैं। तो फैक्टोरियल को हम रिकर्सिव वे में कैसे लिखेंगे, अभी तक हमने जो किया था वो आइटरेटिव वे के साथ किया। तो फैक्टोरियल कैलकुलेशन में हमें मालूम है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है, ठीक है। और 0 से नीचे वाले नंबर्स को हम कैलकुलेट करते नहीं है, उसको हम बैड इनपुट मानते हैं। उसके बाद अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है जो कि नम की 0 की वैल्यू से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस नंबर को उस नंबर के छोटे नंबर के साथ फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 6 होगा, तो 6 का क्या होगा कि जो नंबर है, सॉरी ये 6 बहुत बड़ा हो गया, मान लो वो 3 नंबर होगा, ठीक है। तो 3 के केस में 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस केस में 2 का फैक्टोरियल फिर क्या होगा, 3 इंटू, अब 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, अब 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। और उसके बाद जब हम 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमें 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये चलते। तो यहाँ पे हम इसको, अगर इस तरह की चीज को अगर हमने फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शन के साथ सी या सी प्लस प्लस में शो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले होती है टर्मिनेशन कंडीशन, जैसे कि हमने बताया है कि वो बैड इनपुट के केस में एग्जीक्यूट की जाती है। तो नम की वैल्यू अगर 0 से कम हो तो हम सिंपली रिटर्न कर दें 0, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं। बट अगर नम की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए तो उस केस में हमें रिटर्न करना पड़ेगा 1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारी हो गई बेस कंडीशन, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। इसके बाद हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन होता है। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या है, जो अपने आप को कॉल करे विद रिड्यूस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे ये फंक्शन अपने आप को कॉल करी जा रहा है, जिसका नाम हमने, मतलब ये कोड हम एक फैक्ट रिकर्सिव नाम के कोड में डालेंगे तो ही ये, मतलब उसका एक पार्ट है जो हमने एज्यूम किया है कि आपको पता है कि यहाँ पे फैक्ट रिकर्शन नाम का कोड बन रहा है। तो इसमें जब फंक्शन सेम देखो, यहाँ पे नम की वैल्यू n मान लो, तो n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 की तरह ही चल रहा है। तो इस तरह से हम इसको चलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक कोड है, इसी को हमने एग्जीक्यूट किया है। ये होगी फंक्शन डेक्लेरेशन,
ठीक है, ये उसकी फंक्शन कॉल, ये नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है, तो इसमें हमने उस नंबर को इनपुट दे दी क्योंकि एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे ये जो x की जो आर्ग्यूमेंट है इसमें जो भी वैल्यू होगी इस वक्त वो इसमें कॉपी हो जाएगी, और जब ये चलेगा तो यही सेम कोड हमने देखो ऐसे लिख दिया। ये बहुत ही इजी बन जाता है आपका प्रोग्राम, बट इसमें याद रखना एक टर्मिनेशन कंडीशन जो कि बैड इनपुट के केस में, एक बेस कंडीशन जो उसको रोकेगी, और तीसरी रिकर्सिव कॉल टू द फंक्शन। तो इस तरह से हम इसको चलाते हैं। तो अब इसका कोड देखते हैं हम। यहाँ पे देखा ही हुआ है कि हम एक कोड बना रहे हैं जिसमें हमने फैक्टोरियल कैलकुलेशन का बनाया है, और ये अक्सर हमने पहले भी प्रोग्राम देखा हुआ है जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेशन के लिए हमने नॉन रिकर्सिव फंक्शन बनाया हुआ है। अब इसमें ये सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक बार इसको चला के दिखा देते हैं कि ये फैक्टोरियल का कैलकुलेशन है। इसमें ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये हमें एक तरह से आइटरेट लूप डाल के हमने बनाई हुई है, और इसका बट ऑब्वियस कि ये थोड़ा लेंथी कोड लग रहा है, और इसमें हमने विदाउट रिकर्शन बनाया, तो इस केस में हमने इस कोड को विद फॉर लूप, यहाँ पे इसका ये इसकी फंक्शन डेफिनेशन है जो कि फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करेगा, और इस केस में यहाँ पे ये फंक्शन कॉल है। तो इसको हम एक बार चलाते हैं। अब ये केस में ये हमसे इनपुट मांग रहा है और ये हमें आंसर दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसकी डाटा टाइप बता दें लॉन्ग इंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट उड़ जाएगी तो इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं, और हम एज्यूम करते हैं कि हम वेरिएबल्स को इनपुट एक फिक्स वैल्यू के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 कर देते हैं। ये स्टेटमेंट्स को भी हम गायब कर देते हैं, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू की जरूरत ही नहीं है, इज ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे एंड में रिजल्ट ये आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे एज्यूम करते हैं तो ये एक फिक्स वैल्यू के लिए चलेगा, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई है 5 के लिए चलेगा। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको रिकर्शन का बना देते हैं। तो यहाँ पे रिकर्सिव की जगह हम इसको पहली बात रिकर्सिव कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम फैक्टोरियल की जगह को चेंज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। एक मिनट, सारी जगह मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका हम नाम रख देते हैं फैक्ट रिकर्शन, ठीक है। एक मिनट, रिकर्शन पूरा नाम लिख देते हैं फैक्ट रिकर्शन, ठीक है। तो ये नाम से मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब इसका कोड यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इस कोड की जगह सबसे पहले हम लिखेंगे एक टर्मिनेटिंग कंडीशन, जैसे कि अगर 0 से वैल्यू कम हो जाए तो रिटर्न कर दे 0, और ये बन गई हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन, ठीक है। दूसरी हम कर देंगे, अगर बेस कंडीशन क्या होगी, अगर नम की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में ये रिटर्न कर दे हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गई बेस कंडीशन। और तीसरी हो गई कि अगर हमारे पास सिंपली अगर ऐसा नहीं है तो एल्स को लगा दो, नहीं तो यहाँ पे सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, हम लिखेंगे क्या रिटर्न करना है। जैसे नम है तो नम इनटू, यहाँ पे देखो फैक्ट रिकर्शन नम -1, ठीक है, सेमीकोलन, और ये हमारे पास हो गई रिकर्सिव कॉल, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए अब भी चल रहा है। तो यहाँ पे बस फर्क ये है कि ये फंक्शन अब रिकर्सिव बन गया है क्योंकि ये अपने आप को कॉल कर रहा है विद रिड्यूस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे ये चेक है, ये मेंटेन करेगा कि हाँ इसको कब रुकना है। तो ये कोड को आप इफ एल्स के साथ भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, आपको आइडिया देने के लिए कि टर्मिनेटिंग मतलब अगर आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं -1, ठीक है, तो -1 के केस में इसको 0 देना चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर हम इसको चलाते हैं, सेव कर लीजिए और इसको चला लीजिए, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस के ऊपर मतलब ये कोड सभी के लिए चल पड़ेगा, कोई भी नंबर देंगे, तो इसलिए ये एडवांटेजेस है कि हम ये सारे चेक्स लगा के रखें ताकि हमारे प्रोग्राम चले। अब हम इसको आगे देखते हैं कि ये चलता कैसे। अब इस कोड को हमने जो चलाया है इसमें इंटरनली क्या होता होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये शो किया हुआ है एक डायग्राम के थ्रू
अब इस केस में जब भी उसको इनकाउंटर होगी ऐसी कॉल, ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल, ये फंक्शन कॉल है, इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x ही अकेला लिखा है तो पास बाय वैल्यू चल रहा है, तो इसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी इस वेरिएबल में जो कि आपके फंक्शन के डेफिनेशन में दिया हुआ है, हमने पूरी नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे num की वैल्यू 3 हो गई। अब उसके अंदर वो वैल्यू 3 के लिए चलना शुरू हो जाएगा। जब ये 3 के लिए चलेगा तो इसकी कॉल इसमें बदल जाएगी 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब उस केस में यहाँ पे ये फैक्टोरियल ऑफ 2 कैलकुलेट करना चाहेगा, तो फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट कर वो कैसे कन्वर्ट कर देगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब इस केस में फैक्टोरियल ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट होगा, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। अब वहां पे हमने बेस कंडीशन दी हुई थी रिटर्न 1, तो यहाँ से रिटर्न 1 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 इंटू सॉरी, ये जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई, 1 इंटू, ओके हाँ, ये कंडीशन 1 आएगी, 1 के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके इस केस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सॉरी 1 आएगी, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये 3 इंटू 2 कैलकुलेट होके यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू क्या रिटर्न कर पाएगा, क्योंकि हमने उसके साथ रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, तो ये वैल्यू इसको कॉल करने में f की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो इस तरह से इंटरनली सबसे पहले यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी। अब ये रिवर्स में इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि यहाँ पे इसको 1 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इसका कंट्रोल वापस जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब 1 के बाद ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 के बाद यहाँ से इसका कंट्रोल, इसकी जगह यहाँ पे 2 रिप्लेस हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 के बाद यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 इंटू 2 की कैलकुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा 6, और ये वैल्यू रिटर्न। तो इंटरनली क्या होता है कि हर फंक्शन कॉल में, जैसे हम जानते हैं कि एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है, ठीक है। और वो फंक्शन कॉल में, जैसे मैंने पहले मेन शो किया हुआ है, मेन आया, उसके बाद जब जब रिकर्सिव कॉल हुई, जैसे कि डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यहाँ पे num की वैल्यू 3 के लिए, तो हर बार एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हुआ, ठीक है। स्टैक ग्रोस यानी कि ऑन ईच फंक्शन कॉल, और स्टैक श्रिंक्स व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्टैक कब ग्रो कर रहा है, जब फंक्शन कॉल हो रही है और रिटर्न हो रहा है। तो हर बारी स्टैक, अब ज्यादा अगर नंबर्स के लिए चलाओगे तो एक टाइम स्टैक ओवरफ्लो की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से ये बताया हुआ है कि ये इंटरनली कैसे चलता है। अब हम कुछ और भी केसेस में देख लेते हैं कि हमारे पास रिकर्सिव कॉल कैसे बदलेगी। जैसे कि फिबोनाची नंबर्स होते हैं, अगर वो 1 और 2 होते हैं तो हम 1 या 2 ही देते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता है, फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, जब ये n की वैल्यू 3 से बड़ी। अब इसको रिकर्सिव कॉल में स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना हो तो इसकी टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, पहले तो आप ये इंश्योर करो कि वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अगर 1 या 2 होगी तभी चलेगा। तो ये हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन में डाली है कि बैड इनपुट होगी। फिर हमने क्या लिखा है कि अगर 2 से कम है जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो इफ दिस, तो उस केस में यहाँ पे बेस कंडीशन ये हो जाए, ठीक है, और अदरवाइज वो वैल्यू ये रिटर्न कर दे। तो इस तरह से ये कोड आपने एक रिकर्सिव फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये ऐसे किया जाए। इसी तरह ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना हो तो उसमें अगर दोनों नंबर इक्वल है तो कोई भी एक नंबर आ जाएगा, जैसे कि m हो गया। अगर अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर m की वैल्यू है तो m-n डिवाइडेड, मतलब कॉमन, इसमें दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, डिवाइड नहीं, मतलब यहाँ पे हमने जीसीडी का कोड लिखा होगा और वो कोड क्या करेगा, इसको ऐसे काम करे। तो इसको नॉर्मली हम जीसीडी को नॉर्मली आइटरेटिव वे से बनाते हैं, बट अगर हमने रिकर्सिव से बनाना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और ये कंडीशन अदरवाइज होगी, तो यहाँ पे भी देखो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी कि अगर वैल्यू 0 है m की वैल्यू तो रिटर्न कर दो सीधा सीधा वो नंबर, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ पे ये रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस कंडीशन को हमने शो कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे वाला, तो आपके पास ये कंडीशन में मतलब अगर वो 0 है तो दूसरा वैल्यू रिटर्न कर दो। तो उस केस में अगर हमने यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि अगर बेस कंडीशन क्या होगी, अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, उस केस में हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी m। और अगर वो m बड़ा है तो हमें मालूम है m-1 करना है, नहीं तो n-m करना है। तो इस तरह से हम और भी केस में ये कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है रिकर्शन का, तो ये मेक प्रोग्राम्स कंसाइज, छोटा कर दिया, जैसे आपने देखा इजियर टू रीड एंड राइट, क्योंकि हमारे पास अगर बड़े प्रोग्राम होंगे ना, अभी तो आप कर रहे हैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में काम करते हैं, आपके पास बाइनरी सर्च ट्रीज में या
ट्रावर्सल्स में, तो आप वहां पे डिफरेंस देखेंगे कि आपके पास ये काफी शॉर्ट कर देता है कोड को। फिर सूटेबल फॉर मैनी डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिंक लिस्ट, क्यूज एंड स्टैक्स। कहीं पे भी डेटा स्ट्रक्चर में ये बहुत सारा यूज होता है, स्पेसिफिकली जहाँ पे हम ट्रीज, ग्राफ्स, लिंक लिस्ट वहां पे यूज करते हैं। मतलब कोई भी चीज ज्यादातर लिंक लिस्ट के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, तो उस केस में हम फिर कहता है कि इट कैन हेल्प यू टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ रेपिटेटिव फॉर्म। ठीक है, और कॉम्पैक्ट कोड होता है, तो रिकर्शन सिंप्लीफाइज द कंपाइलेशन प्रोसेस। पर डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट इज लेस एफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड और एग्जीक्यूशन टाइम के हिसाब से लेस एफिशिएंट है, हर बार स्टैक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही ओवरहेड भी होएगा, क्योंकि स्टैक क्रिएट होने में भी टाइम लगेगा। फिर इट मेक्स मेंटेनेंस एंड डिबगिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और ये भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर स्टॉपिंग कंडीशन आपने ठीक नहीं लगाई, तो एक ऐसा कोड बन जाएगा जो एंडलेस लूप की तरह वहां पे चलता रहेगा। और अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टैक, मतलब अगर लार्ज नंबर एक नंबर आप पास कर रहे हैं, तो उस केस में बार बार वो नंबर्स अलग अलग के लिए स्टैक बनता जाएगा, जिस करके वो स्टैक ओवरफ्लो की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारे पास इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक और टाइप ऑफ रिकर्शन होती है। वैसे तो जो हमने नॉर्मल की है वो डायरेक्ट रिकर्शन है, पर हमारे पास एक इनडायरेक्ट रिकर्शन भी हो सकती है, जिसमें जैसे हमने अभी फैक्टोरियल का कोड बनाया, तो उस कोड को हम एक और फंक्शन बना दें, पहली बारी वो फंक्शन कॉल हो, जब उसमें जाए तो वो वाला फंक्शन कॉल हो, तो ऐसा भी हो सकता है इनडायरेक्ट रिकर्शन, जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस बनाने के बाद एक फंक्शन कॉल करता है अनदर फंक्शन को, एंड दैट मतलब एक तरह से एक फंक्शन दूसरे को और दूसरे को। पर ये नॉर्मली हम कर सकते हैं, पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेल रिकर्शन। अब हम यहाँ पे एक बात करने जा रहे हैं, टेल रिकर्शन, जो कि एक टाइप ऑफ रिकर्शन है। ठीक है, अब नॉर्मल जो फंक्शन रिकर्सिव कॉल्स हमने किए हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं वापस आ सकता जब तक वो फंक्शन रिटर्न ना कर जाए। तो यहाँ पे हर बारी जब फंक्शन कॉल होती है, तो उसको हम पुश करते हैं स्टैक में, और हर बारी एक न्यू स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है, जैसे कि हमने देखा है। तो अगर मल्टीपल फंक्शन कॉल होंगी, यानी कि एक बड़ा नंबर के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर स्टैक फ्रेम के लिए हो सकता है उसके पास जगह ही ना बचे इतनी स्टैक्स को क्रिएट करने के लिए। तो उस केस में हम सहारा लेते हैं टेल रिकर्शन, जो कि एक और टाइप है। यानी कि अभी तक हमने जो रिकर्शन पढ़ी है ना, वो हम डायरेक्ट रिकर्शन कह देते हैं, क्योंकि उसमें हमने फंक्शन में ही सारी रिकर्सिव कॉल प्लेस कर दी। एक और तरीका होता है कि हमारे पास कि एक और फंक्शन बना दे दूसरे नाम का, और उसकी कॉल को हम जब उस फंक्शन को कॉल करें, तो वो वापस उस फंक्शन को कॉल करे, तो वो होती है इनडायरेक्ट रिकर्शन। यानी कि एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन, फिर वापस तीसरा फंक्शन, इस तरह से। बट अगेन हमें इस केस में बचाना क्या है, स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिकर्सिव कॉल इंश्योर करते हैं लास्ट स्टेटमेंट हो फंक्शन कॉल की। ठीक है, और नो कंप्यूटेशन इज डन आफ्टर द रिटर्न ऑफ द रिकर्सिव कॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिसको हमें ध्यान में देना होता है, कि ये अगर होगी तभी टेल रिकर्शन रिकर्शन को हम टेल रिकर्शन कहेंगे। यानी कि रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन एंड नो कंप्यूटेशन इज डन आफ्टर द रिकर्सिव कॉल। इससे फायदा क्या होता है कि हमारे पास डज नॉट फंक्शन डज नॉट परफॉर्म एडिशनल कंप्यूटेशन आफ्टर द रिकर्सिव कॉल। हर बारी एक न्यू स्टैक फ्रेम नहीं क्रिएट होता, क्योंकि कंपाइलर पुराने वाले स्टैक फ्रेम को रीयूज कर सकता है, जिस करके स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिकली इंटरनली एक रिकर्शन को एक लूप की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एक ही स्टैक फ्रेम में अलग अलग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और इस तरह से जो मेमोरी ओवरहेड है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो इसका ये एडवांटेज हमारे पास होता है। अब इसमें अगर हम एक कोड में देखें तो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम नॉर्मली एक ही, जब हमने फंक्शन कॉल किया रिकर्सिव में, हमने एक ही हमने उसको पैरामीटर दिए। तो यहाँ पे हम दो पैरामीटर देंगे, और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर को हम बेसिकली इनिशियलाइज कर देंगे 1। तो या तो यहाँ पे इसको अलग से आप स्टेटमेंट ऐसे लिख के कर सकते हैं, या इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट की फॉर्म में, यानी कि इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, इक्वल टू 1 लिख दें यहाँ पे, तब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि स्टेटमेंट जो है ये वाली, ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल तो है, बट ये टेल रिकर्शन है, और ये लास्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसकी कॉल होने पे होगा क्या, कि जब भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, मान लो यहाँ पे आपने 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमने 1 सेट की हुई है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा नम, यानी कि 3 इंटू 1। तो यहाँ पे पहली बारी में हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट रिजल्ट की वैल्यू। अब इस केस में जब ये दोबारा कॉल होगा, तो नया स्टैक फ्रेम नहीं क्रिएट होगा, बट उसी केस में नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास इस केस में 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास ओके
यहाँ पे हमारे पास 3 आया था, रिजल्ट की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद जब ये नम की वैल्यू 2 के लिए करेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और रिजल्ट की वैल्यू 3 इंटू नंबर की वैल्यू जो होगी वो 2 हमने पास की है तो वो 6 हो जाएगा। तो इसी तरह वो पुरानी जो उसकी वैल्यू है उस केस में रिजल्ट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। फाइनली जब हम नम के लिए 0 के लिए कॉल करेंगे वो हमें रिजल्ट वापस कर देगा। तो इस तरह से ये जो कंप्यूटेशन होती है जिसमें हम रिकर्सिव कॉल लास्ट में लिख रहे हैं और इसी तरह के यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर वो रिजल्ट आ रहा है और उसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। और जब ये स्टेटमेंट चलेगी वो बार बार इसको मतलब एक बार स्टैक फ्रेम बन गया, एक बार ही बनेगा तो उसके लिए बार बार उसको नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। तो ये एक तरीका है टेल रिकर्शन का। अब ये हमने एक कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने टेल रिकर्शन का सहारा लिया है। अब इस केस में हमने एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट भी पास किया है इस रिकर्सिव फंक्शन को, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू 1। अब इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी कि यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक्चुअली इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जो भी वेरिएबल पास कर रहे हैं इनटू 1। ठीक है, हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको 4 तो 4 के लिए चलेगा। अब इसके लिए यहाँ से कंट्रोल गया तो 4 एंड नम की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, रिजल्ट की वैल्यू अभी हमारे पास 1 है। इस केस में जब ये कंडीशन मीट नहीं होगी, ये नहीं होगी, यहाँ पे कंट्रोल आएगा। अब यहाँ से वैल्यू ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4 इंटू 1। ठीक है, फिर ये कैलकुलेट करेगा, मतलब ये जब कॉल करेगा ना बार बार तो ये उसी स्टैक फ्रेम में प्लेस कर रहा होगा, एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट नहीं कर रहा होगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है। अब यहाँ से वो वैल्यू उसके बाद नम की वैल्यू 4 के बाद 3 के बाद 2 हो जाएगी। 2 इंटू, अब नम इंटू रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर की होगी, जैसे 3 पहली बात 4 इंटू 3, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। फाइनली ये उसी उसी स्टैक फ्रेम में बार बार करके एंड में हमें ये रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से ये टेल रिकर्शन का बेसिकली ये फायदा होता है कि मल्टीपल स्टैक फ्रेम्स क्रिएट नहीं हो रहे होते। तो ये एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है।